हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हम लोग मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें अब तक हमने लेस रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन देख लिया था। आज मीडियम रिएक्टिव का मेटल एक्सट्रैक्शन देखते हैं, ठीक है। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट्स है, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। कि ना ही मैं हारूंगा और ना ही अपने हौसले टूटने दूंगा। ना ही मैं हारूंगा, ना ही मैं अपने हौसले टूटने दूंगा। जो बुने हैं ख्वाब, उसे मैं न वक्त को लूटने दूंगा। होगी एक दिन हमारी भी जगह उन चमकते सितारों में। जो किया है शुरू, उसे मैं अधूरा न छूटने दूंगा। ठीक है। सार क्या है, इस पूरे लाइन का सार क्या है, देखिए सुनिएगा। कि अभी जो दौर है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कोविड-19 का दौर, और पढ़ाई लिखाई और सारा वर्क हमारा अस्त व्यस्त हो गया है, ठीक ना। लेकिन हम अपने हौसले को टूटने नहीं देंगे। हम अपने बोर्ड के एग्ज़ाम पे फोकस करेंगे, ठीक है। पढ़ाई करेंगे एकदम मस्त होके, ठीक है। चलिए देखिए, मीडियम रिएक्टिव मेटल। सबसे पहले हमने जो थीम बताया था कि कोई भी मेटल किसी भी स्टेट में हो, सबसे पहले हमको उसको किस स्टेट में लाना होगा, ऑक्साइड स्टेट में, ठीक है। अगर ऑक्साइड स्टेट में है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं है तो ऑक्साइड स्टेट में लाएंगे, ठीक ना। और ऑक्साइड स्टेट में लाने के लिए हमने 3 तरीका बताया था, ठीक है। ऑक्साइड स्टेट में लाने के बाद हम उस पर क्या करेंगे, स्मेल्टिंग प्रोसेस करेंगे, तब जाके हमारा मेटल निकलेगा। तो लेस रिएक्टिव मेटल जो है ना, वो 2 स्टेट में मिलता है। सॉरी, मीडियम रिएक्टिव मेटल जो है ना, हमारे 2 स्टेट में मिलता है। लेस तो एक ही स्टेट में मिलता था, ठीक ना। तो मीडियम रिएक्टिव मेटल हमारे 2 स्टेट में मिलता है। कौन कौन? कार्बोनेट एंड सल्फाइड। कार्बोनेट एंड सल्फाइड। अगर कार्बोनेट है तो उसको भी ऑक्साइड में लाना है, और सल्फाइड है तो उसको भी ऑक्साइड स्टेट में लाना है, ठीक है। तो कार्बोनेट स्टेट में से ऑक्साइड स्टेट में लाने के लिए हम लोग क्या करते थे, कैल्सिलेशन प्रोसेस करते थे, याद है, ठीक ना। अगर नहीं याद है तो इससे पहले का जो 2 लेक्चर है, लेक्चर 3 और 4, वो आप लोग पढ़ लीजिए, तब याद हो जाएगा, ठीक है। कार्बोनेट स्टेट में है तो हम लोग कैंसिलेशन करेंगे, और ये सल्फाइड स्टेट में है तो रोस्टिंग करेंगे। जब ये दोनों प्रोसेस करेंगे दोनों ओर्स के लिए, तो हमें कौन सा और मिलेगा, ऑक्साइड ओर्स। मतलब मेटल हमारा किस स्टेट में मिलेगा, ऑक्साइड स्टेट में, ठीक है। इसके अलावा ऑक्साइड स्टेट में मिलने के बाद तुरंत हम क्या करेंगे, स्मेल्टिंग प्रोसेस करेंगे। स्मेल्टिंग प्रोसेस मीन्स, स्मेल्टिंग प्रोसेस मतलब कि हम मेटालिक ऑक्साइड को क्या देंगे, कोक या कोल, और तब जाके उसको हीट करेंगे, फाइनली हमारा मेटल मिल जाएगा। तो वही किए हैं, वही स्टेटमेंट में भी लिखे हैं, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, मीडियम रिएक्टिव मेटल फाउंड इन बोथ कार्बोनेट एंड सल्फाइड स्टेट। दोनों स्टेट में मिलता है, कार्बोनेट में भी और सल्फाइड में भी, ठीक है। फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम सल्फाइड, सल्फाइड से हम मेटल पाने के लिए क्या करेंगे, रोस्टिंग प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, रोस्टिंग प्रोसेस करेंगे। एंड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कार्बोनेट, कार्बोनेट से पाने के लिए हम क्या करेंगे, कैल्सिलेशन करेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। पहले समझिए इस लाइन का मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस टू गेट इन द ऑक्साइड स्टेट। नाउ वी अप्लाई स्मेल्टिंग प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, स्मेल्टिंग प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, तब जाकर मेटल क्या होगा, हमें फ्री स्टेट में मिलेगा, ठीक है। देखिए एग्जांपल देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, सल्फाइड स्टेट का भी एक एग्जांपल लेते हैं और एक कार्बोनेट स्टेट का भी, ठीक है। चलिए देखिए, जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट, ठीक है। दोनों मीडियम रिएक्टिव मेटल है। अगर नहीं है तो आप वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। हमने लेस, मीडियम और हाई को एक्सपोज कर दिया था पिछले क्लास में, तो आप उससे भी मिला सकते हैं। अब हमें पता है, क्या पता है, सल्फाइड के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो ऑक्साइड स्टेट में लाना है। तो ऑक्साइड स्टेट में सल्फाइड को ऑक्साइड स्टेट में लाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम अप्लाई करते हैं, स्टेप 1 लिखिएगा इसे, ठीक है। जिंक सल्फाइड को हम क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, ठीक ना। तब हमारा क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड,
ठीक है, और साथ में निकलेगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब फिर स्टेप 2 में क्या करते हैं हम, जिंक ऑक्साइड को स्मेल्टिंग करते हैं, तब ये जिंक निकलता है प्लस ऑक्साइड निकलता है। ठीक है, तब जाके हमारा मेटल मिलता है। ठीक ना, अब देखिए स्मेल्टिंग के लिए अब बार बार इस प्रोसेस को बताना जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रोस्टिंग के लिए, स्मेल्टिंग के लिए, ऐसे भी स्मेल्टिंग लिख दिया तो हो गया। ठीक ना, और नहीं तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहते हैं तो जिंक ऑक्साइड को स्मेल्टिंग करने का मतलब क्या है, कोक और कोल देंगे और उसको हीट करेंगे, तब जाके हमारा जिंक ऑक्साइड मिलेगा, सॉरी जिंक मिलेगा और ऑक्सीजन निकल जाएगा। ठीक ना, तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद है हमारा कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, इसको हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, इसको हम सॉरी रोस्टिंग नहीं करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे, कैल्सिनेशन, क्योंकि कार्बोनेट स्टेट में ना, तो ये हमें कैल्सिनेशन करने के बाद किस फॉर्म में आएगा, ZnO प्लस CO2। ठीक है, ऑक्साइड स्टेट में आ गया, ये स्टेप 1 था हमारा। स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड को हम स्मेल्टिंग करेंगे, क्या करेंगे, स्मेल्टिंग करेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमारा, जिंक प्लस O2 निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ऐसे ही हम 5 एग्जाम्पल देते हैं, बताइए क्या होगा उसका रिएक्टेंट, क्या होगा प्रोडक्ट। देखिए एग्जाम्पल क्या है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। और एक बात और सुनिए, ध्यान दो, बात क्या है कि मेटल जो मीडियम रिएक्टिव का मेटल एक्सट्रैक्शन है, मेटालिक ऑक्साइड के फॉर्म में ले आने के बाद हम वहाँ पे स्मेल्टिंग प्रोसेस करते हैं ना, लेकिन कभी कभी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी मेटल को निकाल सकते हैं वहाँ से। ठीक ना, अभी तक क्या सुन रहे थे कि मेटल जब ऑक्साइड स्टेट में आ गया तो हम उसको क्या करेंगे, स्मेल्टिंग प्रोसेस से मेटल को फाइंड करेंगे, जिसमें स्मेल्टिंग में क्या करते थे, कोल और कोक देते थे और उसको हीट करते थे, हाई हीट करते थे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है मेटल ऑक्साइड से मेटल को निकालने के लिए, तब वहाँ पे हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है, मतलब हीट उसमें से बहुत ज़्यादा निकलता है। ठीक ना, और जब हीट बहुत ज़्यादा निकलता है तो उसको हम बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं अभी। थर्मिट रिएक्शन का यूज कहाँ होता है, ग्रिल्स वगैरह बनाने में, जो देखते हैं कि गेट बनता है, या ब्रिज, लोहा का जो ब्रिज होता है, पुल, उसमें को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, या बहुत सारा कोई बड़ा बड़ा मशीन है, उसमें आयरन को, लोहा को जोड़ना होता है, आयरन को जोड़ना होता है, तो उसमें हम लोग थर्मिट रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। पहले ऑक्साइड स्टेट में ले आते हैं, वहाँ पे हम लोग स्मेल्टिंग प्रोसेस नहीं करके क्या कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। देखिए कैसे, पहले इसको बनाइए। देखिए क्या होता है जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं, तो फॉर गेटिंग मेटल फ्रॉम मेटालिक ऑक्साइड से जो हम मेटल फाइंड आउट करते हैं, तो हमें पता है स्मेल्टिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक ना, लेकिन यहाँ पे क्या कहानी है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने के बाद हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। डिस्प्लेसमेंट में यही होता है जनरली, क्या कि हाई रिएक्टिव मेटल सॉल्यूशन में से लेस रिएक्टिव को हटा देता है और खुद को शिफ्ट कर देता है। दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत हाई एक्सोथर्मिक होता है, मतलब कि बहुत हीट प्रोड्यूस करता है, विच कॉज मेटल प्रोड्यूस इन मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट ध्यान दीजिएगा, मोल्टेन स्टेट मतलब थोड़ा सा लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक ना, गला टाइप का, जैसे कर्ड देखते हैं दही, उस स्टेट को हम लोग मोल्टेन स्टेट कहते हैं, या लिक्विड स्टेट भी कह सकते हैं। ठीक ना, तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के बाद
उसमें से हाई हीट निकलता है, बहुत ज़्यादा हीट अमाउंट ऑफ हीट निकलता है। अब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलता है, इस वजह से जो मेटल का स्टेट क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, लेकिन वो किस स्टेट में आ जाता है, मोल्टेन स्टेट में। ठीक है, मेटल तो मिलता है वहाँ से भी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी, और स्मेल्टिंग से तो सॉलिड में ही आएगा, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो हमारा मोल्टेन स्टेट में आ जाएगा, और उसी रिएक्शन को हम लोग थर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक ना। इस यहाँ पे ऑक्साइड स्टेट में लाने के बाद स्मेल्टिंग न करके डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होता है, उसी मेटल को हम लोग किस में इस्तेमाल करते हैं, ग्रिल बनाने में, या कहते हैं बड़े बड़े ब्रिज को बनाने में, बड़ा बड़ा मशीन का जो पार्ट्स है उसको जोड़ने में, ठीक ना, इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए थर्मिक रिएक्शन क्या होता है। देखिए थर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अल्युमिनियम पाउडर रिएक्ट विद आयरन ऑक्साइड। चलिए रिएक्शन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम करते हैं। ठीक है, रिएक्शन बोल रहा है कि आयरन ऑक्साइड Fe2O3 रिएक्ट करता है अल्युमिनियम पाउडर के साथ। ठीक ना, तो क्या बनाता है, ये अल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस फेरस निकालता है, आयरन। ठीक ना, इन मोल्टेन स्टेट। यहाँ पे एल लिख दे रहा हूँ, एल मतलब लिक्विड और लिक्विड मतलब मोल्टेन, और ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, इसको नहीं लीजिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हीट भी वहाँ से निकलता है। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, थर्मिक रिएक्शन। इसका यूजेज कहाँ है, तो वो भी आप लिख सकते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया, क्या, टू मेक ग्रिल्स जो बनता है। ठीक है, दूसरा टू ज्वाइन हेवी मशीनरी पार्ट्स। ठीक है, टू मेकिंग ब्रिज। ठीक ना, वेल्डिंग जानते हैं ना, वेल्डिंग जो होता है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है इसी का। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं हाई रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन। चलिए देखते हैं हाई रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। सबसे पहले हाई रिएक्टिव मेटल जो है आपका दो स्टेट में मिलता है, एक हैलाइड स्टेट में और एक ऑक्साइड स्टेट में। तो जो ऑक्साइड स्टेट में होता है उससे मेटल निकालना बहुत मुश्किल है, अपितु असंभव है। ठीक ना, मुश्किल ही नहीं, असंभव है। ऑक्साइड स्टेट से आप मेटल नहीं निकाल पाएंगे हाई रिएक्टिव मेटल को। सर अभी तक तो आपने बताया कि स्मेल्टिंग प्रोसेस से हम ऑक्साइड मेटल से निकाल सकते हैं, लेकिन हाई रिएक्टिव मेटल को हम ऑक्साइड स्टेट से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हाई रिएक्टिव मेटल जो होता है ऑक्सीजन का भारी प्रेमी होता है, बहुत ज़्यादा प्रेमी होता है। ठीक ना, और वो आसानी से ऑक्सीजन को छोड़ता नहीं है। ठीक ना, इसलिए लिख दिया हूँ हाई एफिनिटी। ठीक ना, हाई एफिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है इसको, हाई रिएक्टिव मेटल को, इसलिए वो ऑक्सीजन को इजीली नहीं छोड़ता है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा हाई रिएक्टिव मेटल फाउंड इन बोथ ऑक्साइड एंड हैलाइड स्टेट। दोनों स्टेट में मिलता है, ऑक्साइड में भी और हैलाइड में। लेकिन ऑक्साइड स्टेट से पाना असंभव है, नहीं पाते हैं, क्योंकि एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दे हैव हाई एफिनिटी विद ऑक्सीजन। ठीक ना, उसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का जरूरत होता है। ठीक है, हाई रिएक्टिव मेटल कैन ओनली ऑब्टेन फ्रॉम हैलाइड स्टेट। तो हम किससे निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हैलाइड स्टेट से। हैलाइड स्टेट में से कैसे निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन प्रोसेस। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन प्रोसेस, देखिए इलेक्ट्रो यहाँ पे दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रिक प्लस लाइसिस। ठीक ना, मतलब इलेक्ट्रिक का मतलब
करंट जो प्रोवाइड करते हैं, लाइसिस का मतलब होता है प्रोवाइड, ठीक है। इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करेंगे तब जाके हमें सॉल्यूशन से क्या मिलेगा, सोडियम हाई रिएक्टिव मेटल मिलेगा। सोडियम बार बार आ जा रहा है मुंह पे, क्योंकि हाई रिएक्टिव मेटल में सबसे ज़्यादा कौन है, सोडियम, लेकिन सारे आएंगे। देखिए कैसे क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस। चलिए देखते हैं। हम एक सबसे पहले एक बीकर लेंगे, ठीक है, बीकर ले लिया हमने। अब इस बीकर में हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन देंगे। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि इसमें से किसी बच्चे को याद नहीं होगा। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, NaCl + H2O। हमने एसिड बेस चैप्टर में पढ़ लिया है, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ये एक NaCl का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसी को ब्राइन बोलते हैं, NaCl + वाटर, ठीक ना, इसी को ब्राइन भी बोलते हैं। और इसके अलावा हम 2 प्लेट लेंगे, 2 रॉड लेंगे, या प्लेट कह सकते हैं या रॉड। एक एनोड, ये हमारा सेटअप है, अभी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा एनोड है, मीन्स प्लस है, ठीक है। ये हमारा कैथोड है, मीन्स माइनस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस पे हम बैटरी सेट करेंगे और करंट प्रोवाइड करेंगे। बैटरी सेट कर दिया और करंट प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही हम करंट देंगे, चलिए देखते हैं, सॉरी गाइस, चलिए, हाँ, तो क्या देखते थे, एनोड ले लिए, कैथोड ले लिया, और हमने इसको करंट प्रोवाइड किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस का मतलब ही है कि हम सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, हमें पता है कि इस सॉल्यूशन में क्या है, NaCl है ना, तो ये टूटता है। NaCl क्या होता है, टूटता है, Na+ और Cl- में, Na+ और Cl- में ऐसे टूटता है, ठीक है। और 2 प्लेट हमको दिख रहा है, एक एनोड और एक कैथोड। दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है? सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी क्या है कि एनोड क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और कैथोड क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है। देखिए, अब ऐसा ही अंधा आदमी भी समझ जाएगा कि ये जो टूटा सॉल्यूशन Na+Cl- में, तो ये सोडियम किधर की तरफ जाएगा, निश्चित रूप से कैथोड की तरफ जाएगा। क्यों कैथोड नेगेटिव है, दोनों सोडियम किधर जाएगा, कैथोड की तरफ, ठीक है। और क्लोरीन किधर जाएगा, एनोड की तरफ, ठीक है। क्लोरीन किधर जाएगा, एनोड की तरफ। तो अब क्लोरीन, देखिए, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा, है ना। अब इस प्लस के पास जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा ना, अपने पास लेगा ना। तो जब ये प्लस अपने पास इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये बचेगा क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सोडियम के पास प्लस है, तो सोडियम के पास जब प्लस है, जब उधर जाएगा तो ये माइनस भी इसका प्रोटॉन ले लेगा, प्लस चार्ज ले लेगा, तो ये बन जाएगा क्या, सोडियम, ठीक ना। और यही सोडियम क्या करता है ना, इसके चारों तरफ एक लेयर बना लेता है। जितना सॉल्यूशन में जितना सोडियम टूटा, वो कैथोड पे ऐसे लेयर बना लेता है, और जब हम इस रॉड को निकालते हैं तो उस पर सोडियम दिखाई देता है, ठीक है। ऐसे पाते हैं हम लोग सोडियम या हाई रिएक्टिव का कोई भी मेटल, ठीक है ना। क्या करेंगे, एक बार फिर बेराइन सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, एक कोई सॉल्यूशन लेंगे हाई रिएक्टिव मेटल का, ठीक है। और उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो मेटल प्लस में टूटेगा, और हेलोजन ग्रुप का कोई भी एटम वो माइनस में टूटेगा। माइनस में टूटने के बाद
ये माइनस वाला कैथोड की तरफ, सॉरी एनोड की तरफ जाएगा और प्लस वाला कैथोड की तरफ जाएगा। स्टेटमेंट अभी आप लोग खुद लिखिए, बाकी स्टेटमेंट हम नेक्स्ट क्लास में लिखा देंगे, ठीक है। इतना रहने देते हैं, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।